नमस्कार विद्यार्थियों, हिंदी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हमने जो कविता पढ़ी है आत्म परिचय, जिसके रचयिता हरिवंश राय बच्चन हैं, और हम आज इसके प्रश्नोत्तर करेंगे। देखिए बच्चों, आपकी स्क्रीन पर कविता एक और जग जीवन का भार लिए घूमने की बात करती है, और दूसरी ओर कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। विपरीत से लगते इन कथनों का क्या आशय है? तो देखेंगे बच्चों स्क्रीन पर कि कवि ने यहाँ पर दो विरोधाभासी परिस्थितियों को हमारे सामने उजागर किया है। ये बात मैंने आपको कविता को पढ़ते समय भी बताई थी। वापस पुनः चलते हैं हम वही कि कविता में एक और जगजीवन का भार लिए घूमने की बात इसलिए कही गई है कि कवि के जीवन में जो अभाव है, जो दुख है, जो अवसाद है, ठीक है, जो पीड़ाएं हैं, जो अंतर मन में अधूरी इच्छाएं हैं, वो उन सारी बातों के चलते, उन कष्टों पीड़ाओं को झेलते हुए कवि ने क्या कहा है कि ये जग जीवन, ठीक है, मुझे क्या लगता है, ये संसार रूप का जो जीवन है, मुझे क्या लग रहा है, मैं भार लग रहा है। यानी मुझे इसमें आनंद नहीं आ रहा। मैं जी तो रहा हूं, लेकिन जीवन मेरे लिए क्या हो गया है, एक तरह से भार स्वरूप हो गया है। और इस संसार में रहते हुए मैं कहीं खुशी अनुभव नहीं करता। और देखेंगे हम कि दूसरी ओर मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। और कवि कहते हैं कि मैं संसार की बातों पर तो ध्यान ही नहीं देता। अर्थात संसार के लोग जो जिस तरह की बातें करते हैं, उस और मेरा ध्यान बिल्कुल भी नहीं है। मैंने अपने आप को क्या कर रखा है, संसार से अलग, एक अलग से स्वप्नों के संसार में, मैं अपनी ही कल्पनाओं की दुनिया में रहता हूँ। मैं वही अपने ही मन की बातों के क्या कर लेता हूँ, महल बना लेता हूँ और आनंद की अनुभूति करता हूँ। तो यहाँ आप देखेंगे कि एक बार वे संसार से प्रभावित होते हैं, ठीक है, और कहते हैं कि मैं तो जग जीवन का क्या कर रहा हूँ, भार लेकर घूम रहा हूँ। दूसरी दूसरी बार हम देखते हैं दूसरी पंक्ति में यहाँ पे हालावादी जो दर्शन है, उसको कवि ने ये बताया है कि हालावादी दर्शन में एक मस्तानापन होता है कि जीवन में जो भी कष्ट पीड़ाएं आए, चाहे दौर सुख का हो, चाहे दौर दुख का हो, तो आपको क्या करना है, कड़वा खट्टा जो भी मीठा मिले, उस घूंट को एक एक आपको हलक से उतारते जाना है। यानी जीवन में जैसा भी आपके सामने क्या आए, परिस्थिति आए, आपको उन परिस्थितियों में ढलते हुए जीवन में आनंद की अनुभूति करते और मस्ती में जीना है। तो यहाँ हम देखेंगे कि यहाँ वह हालावात से प्रभावित होते हैं, साथ में ये कहते हैं कि मुझे इस संसार का, जग का ध्यान, मैं कभी जग का ध्यान नहीं करता हूँ। यानी संसार में जो कुछ चल रहा है वो मुझे प्रभावित नहीं करता है। तो हम ये कहेंगे दोनों ही जो पंक्तियां हैं, एक तरह से कवि के जीवन में जो विरोधाभास है उसको उजागर कर रही है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। जहां पर दाना रहते हैं वहीं नादान भी होते हैं, कवि ने ऐसा क्यों कहा है? देखिए बच्चों, ये बड़ा ही मार्मिक गूढ़ रहस्य कवि ने उद्घाटित किया है कि संसार में आपको दोनों तरह के लोग मिलेंगे। इस संसार में आपको परिपक्व लोग भी मिलेंगे जिनको ये पता है कि मानव जन्म किस लिए हुआ है, हमें किस आनंद की प्राप्ति करनी है, हम आए हैं मनुष्य शरीर धारण करके, तो हमें मोक्ष को भी क्या करना चाहिए, विचार करना चाहिए, उस ईश्वर की प्राप्ति के लिए भी प्रयास करने चाहिए। इस संसार में रहकर ही मनुष्य यदि मोक्ष प्राप्ति के लिए सोचता है या ईश्वर के साक्षात्कार के लिए सोचता है, तो हम यहाँ कहेंगे कि यहाँ पर दो तरह के संसार में जो लोग हैं उनकी बात कही गई है। जहां पर दाना रहते हैं, ठीक है, यहाँ पर दाना का आशय उन परिपक्व लोगों के लिए है जो संसार की नश्वरता को समझ लेते हैं और अपने मनुष्य जीवन को पार उतारने की कोशिश भी करते रहते हैं। और वहीं पर नादान भी होते हैं। इसी संसार में हमें नादान लोग भी देखने को मिल जाएंगे, जिस तरह से उनको ये आभास तो हो गया है कि वास्तव में संसार का सत्य क्या है, लेकिन उसके बावजूद भी वह अपने मोह माया के चक्रों से निकलते नहीं हैं। इस संसार की नश्वरता को देखकर भी वो भोग विलास आनंद में अपना क्या करते हैं, समय व्यतीत कर देते हैं। और जो मनुष्य जीवन की क्या कह सकते हैं, विलक्षणता को पहचानने में, पहचान कर भी मैं कह सकती हूँ कि वो एक तरह से नादान बने रहते हैं, नासमझ बने रहते हैं। तो यहाँ पर कवि ने
इसीलिए ऐसा कहा है कि इस संसार में हमें दोनों तरह के लोग ही मिलते हैं, परिपक्व समझदार जिन्होंने जीवन के रहस्य को, जिन्होंने जीवन के मर्म को, जिन्होंने संसार की क्या कह सकते हैं निस्सारता को भी पूर्ण रूप से जान लिया है। और यहाँ नादान उसको कहा गया है जिसने जानकर भी अनजाने में ध्यान नहीं दिया है, और वो क्या कह सकते हैं हम कि उस संसार की नश्वरता को समझ करके भी उसको क्या करता है भुला देना चाहता है, और अपने ही आनंद में निमग्न हुआ वो क्या करता है विषय वासनाओं का उपभोग करता हुआ आगे बढ़ता चला जाता है। देखेंगे आप प्रश्न तीसरा, मैं और जग और कहाँ का नाता, पंक्ति में और शब्द की विशेषता बताइए। देखिए बच्चों, यहाँ पर हमारे इस काव्य पंक्ति में 3 बार और आया है, और यहाँ पर तीनों जो और है वो किस विशिष्ट अर्थ में प्रयोग हुआ है हम उस पर करेंगे चर्चा। और देखते हैं यहाँ कवि ने क्या किया है, मैं और स्वयं के लिए कहा है। मैं और से मतलब कवि का ये है विद्यार्थियों कि मैं और तरह का हूं। अपने विषय में कहा बताया है कि मैं मस्त रहने वाला व्यक्ति, संसार के साथ अपना जुड़ाव रखता भी हूं और नहीं भी रखता हूं। तो यहाँ मैं जो है, यहाँ पर जो मैं और ये पहला और जो आया है स्वयं के लिए आया है, वो ये बताने चाहते हैं कि मैं अलग किस्म का व्यक्ति हूं, मेरा तो जीवन का तरीका ही क्या है अलग है। और जग और यहाँ पे देखिए ये और शब्द है क्योंकि पीछे जग और संसार की भी बात कही गई है, तो यहाँ पर इन दोनों और को जोड़ने के लिए यहाँ कह सकते हैं हम ये एक योजक के रूप में प्रयुक्त हुआ है। ठीक है, जहां कभी एक बार अपने लिए और दूसरी बार संसार के लिए जब बात करते हैं तो इन दोनों ही बातों को जोड़ने के लिए यहाँ पर जो बीच का और है एक योजक के रूप में प्रयोग हुआ है। और देखिए इस तरफ जब हम देखते हैं कि जग और, तो कवि ने एक और तो आत्म परिचय में स्वयं के लिए जब कुछ बताया है, तो यहाँ पे मैं और ये जो प्रथम मैं और है कवि के स्वयं के लिए है। दूसरा हम देखेंगे कि जग और कवि ने आत्म परिचय में संसार की भी बातें की है और यह भी बताया है कि मेरा संसार से कैसा द्विधात्मक संबंध है, विरोधाभासी संबंध है। और इसलिए यहाँ पे संसार के लिए ये कहा गया है कि ये संसार और तरह का है, अलग तरह का है, किसी और तरह का है। यानी मेरा और इस संसार का क्या है, एक तरह से कह सकते हैं द्विधात्मक संबंध है। तो यहाँ पर हम ये कहेंगे कि संसार के प्रति कवि का जो विरोधाभासी संबंध झलकता है उस बात को और अधिक स्पष्ट करने के लिए यहाँ कवि ने क्या किया है, यहाँ पर 1, 2 और 3 और शब्दों का प्रयोग करके कविता के सौंदर्य को बढ़ा दिया है। और उसके साथ साथ अपनी जो बात थी, जो कहना चाहते थे, वो अपने भाव को भी उन्होंने क्या कर दिया है, अभिव्यक्त कर दिया है। शीतल वाणी में आग के होने पर क्या अभिप्राय है। देखेंगे प्रश्न कि पूरी कविता में हमने देखा कि कवि अपने मनोभावों को प्रकट करते हैं कि उनके भीतर क्या चल रहा है। और कवि ने खुद ने ये क्या किया है, स्वीकार किया है कि मेरी वाणी तो कैसी है, शीतल है। ठीक है, जब मैं बोलता हूं तो मेरी वाणी सुन करके आपको लगेगा कि वह वाणी कहीं ना कहीं आपके हृदय को सुख पहुंचाएगी, आनंद देगी, और आपको स्वयं को ऐसी अनुभूति होगी कि मेरी वाणी कैसी है, बड़ी ही शीतल है, आपके मन को छू लेने वाली है, आपके मन को आनंद से भर देने वाली है। लेकिन कहीं ना कहीं इस वाणी में देखिए संसार की उठापटक के चलते, मेरे जीवन के कष्टों के चलते इसमें एक आग भी है। जब संसार के साथ मेरा सामंजस्य नहीं होता तो कवि के मन में एक विद्रोह की भावना आती है, और उस विद्रोह की भावना को ही कवि ने आग नाम से क्या कर दिया है, संबोधित किया है। इसलिए कवि कहते हैं कि बेशक मेरी वाणी से शीतल दिखती है, लेकिन मेरे भीतर कहीं ना कहीं कोई ना कोई आग जल रही है। वह आग क्या है कि अगर संसार के साथ मेरा सामंजस्य नहीं है और मैं ये देखता हूं कि संसार बहुत सी बातों में मेरे विपरीत जाता है, तो उस बात की टीस, उस बात की पीड़ा, वेदना मेरे भीतर है, और वही विद्रोह क्या है, एक तरह से आग के रूप में मेरे भीतर है। और यहाँ कहते हैं कि शीतल वाणी में आग, कि वाणी तो मेरी आपको शीतल लगेगी, लेकिन कहीं ना कहीं वही विद्रोह क्या है, वाणी बनकर के फूट पड़ा है। बच्चे किस बात की आशा में
नीड़ों से झांक रहे होंगे। देखिए क्वेश्चन बच्चों, हमने एक कविता, छोटा गीत पढ़ा था जिसका नाम है दिन जल्दी जल्दी ढलता है। बच्चों, हमने उस कविता में ये देखा कि बड़ा प्यारा सा एक चित्र दिया गया है। चित्र में क्या है, बच्चे हैं और बच्चे अपना मुंह फैलाए हुए क्या कर रहे हैं, आशावादिता से रास्ते की ओर देख रहे हैं। और रास्ते की ओर देखने से देखिए बच्चे किस बात की आशा में नीड़ों से झांक रहे हैं। नीड़ का मतलब आपको पता है बच्चों, घोंसला होता है जहां पक्षी, जो चिड़िया क्या करती है, अपने बच्चों के साथ रहती है। तो हम देखेंगे कि बच्चे इस आशावादिता से कि माँ अभी उनके लिए दाना लेकर आती ही होगी, वह रात होते होते अपने घोंसले में पहुंच जाएगी। इस आशावादिता से, इसी आशा से कि माँ आएगी और हमें क्या करेगी, दाना खिलाएगी और हमारे पास आकर हमें सुरक्षा प्रदान करेगी। इसी आशा से बच्चे क्या कर रहे हैं, नीड़ों से झांक रहे हैं और देख रहे हैं। उनको अपनी माँ चिड़िया का इंतजार है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है कि आवृत्ति से कविता की किस विशेषता का पता चलता है। देखिए बच्चों, ये कविता उद्देश्यपूर्ण कविता है और उसमें आपको हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे देखिए जल्दी जल्दी जो जो शब्द आए हैं, कि एक शब्द आता कि दिन जल्दी ढलता है, तो निश्चित रूप से ये बात सभी जानते हैं कि दिन तो जल्दी ही ढलता है। लेकिन कवि ने कहीं ना कहीं जल्दी शब्द के आगे एक और जल्दी शब्द का प्रयोग करके, आवृत्ति करके, ठीक है, क्या किया है, इसमें एक विशेषता भर दी है। क्या विशेषता, लक्ष्य के प्रति एकाग्रता। ठीक है, यहाँ ये कहा गया है कि मनुष्य को, यहाँ तक कि पशु पक्षियों को, सबको अपने लक्ष्य पर, जिस किसी व्यक्ति को ये पता है कि मेरा गंतव्य क्या है, मेरा लक्ष्य क्या है, तो उसको क्या करना चाहिए, शीघ्र, अति शीघ्र अपने गंतव्य, अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए प्रयास करने चाहिए। और यह शब्द जो है जल्दी जल्दी यह बताता है कि हमें बिना एक क्षण भी गवाए अपने लक्ष्य की ओर तीव्रता से, शीघ्रता से बढ़ते चले जाना है। तो यहाँ आवृत्ति जो हुई है जल्दी शब्द की, वह यह बताती है कि यह जो शब्द है जल्दी जल्दी हमें लक्ष्य की एकाग्रता की ओर, लक्ष्य की ओर जल्दी से बढ़ने की ओर क्या करता है, हमें एक तरह से समझाता है या हमें आगे बढ़ाता है। देखेंगे कविता के आसपास, संसार में कष्टों को सहते हुए भी खुशी और मस्ती का माहौल कैसे पैदा किया जा सकता है। यहाँ पर हालावादी दर्शन से प्रभावित होकर कवि जो आत्म परिचय कविता लेकर आए हैं, उस कविता में कवि का स्वयं का यह उद्देश्य है कि वो समझाना चाहते हैं कि जीवन में उनके भी कष्ट तो बहुत रहे हैं, उन्होंने भी बहुत पीड़ाएं झेली है, उनके जीवन में भी संघर्ष तो बहुत रहा है, लेकिन फिर भी वो मस्ती का संदेश लेकर साहित्य में सबके लिए आए हैं। और वो कहते हैं कि मेरी इस मस्ती का संदेश संसार के लोग सुने, वो भी झूमे और मेरे साथ इस मस्ती में क्या हो जाएं, मस्त हो जाएं। तो यहाँ पे देखिए, संसार में कष्टों को सहते हुए भी अगर इंसान अपनी सकारात्मक सोच रखे, ठीक है, और ये सोचे कि मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलने वाला है, एक मैं ही अमुक व्यक्ति ऐसा नहीं हूं जिसके जीवन में बहुत सारे कष्ट और पीड़ाएं हैं। हर मनुष्य के जीवन में कष्ट और पीड़ाएं आती है। चाहे ईश्वर स्वयं अगर इस संसार में जन्म ले ले तो उसको भी क्या करना पड़ता है, कष्ट सहना पड़ता है। हम उदाहरण ले सकते हैं भगवान श्री राम का। देखिए, जैसे ही राज्याभिषेक होने वाला था और उनको ये पता थोड़ी था कि क्या होने वाला है, कैकेयी के वरदान ऐसे थे कि उनको अपने परिवार से क्या होना पड़ा, अलग होना पड़ा। ठीक है, अपने युवा अवस्था में सारे सुखों का त्याग करके, ठीक है, सारे राजसिक सुखों का त्याग करके उनको घर से बाहर जाना पड़ा। ठीक है, उसके बावजूद भी वो अपने पिता की आज्ञा को शिरोधार्य करते हैं और निकल जाते हैं। तो हम ये देखते हैं कि ऐसा कोई भी संसार में व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में सिर्फ सुख ही सुख रहा हो। तो सुख और दुख जीवन की क्या है, दो अलग अलग स्थितियां हैं, जिससे जीवन में दिन और रात आते और जाते रहते हैं। जिस तरह से जीवन में अंधेरा और उजाला स्वाभाविक रूप से आता है, तो ठीक उसी प्रकार से मनुष्य का जो अगर जीवन है तो उसमें सुख भी आएगा और उसमें दुख भी आएगा। तो ऐसी स्थिति में आप देखेंगे बच्चों कि कष्टों को सहते हुए भी हम चाहें तो खुशी और मस्ती का माहौल पैदा कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, हंस सकते हैं,
मुस्कुरा सकते हैं, और कुछ लोग जो ऐसे हैं जो बात बात पर अपनी कमियों को उजागर करते हैं, रोते हैं और अपने कष्टों को बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं। ये संदेश खास करके हम सभी के लिए है, लेकिन उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। वो चाहें तो मस्ती और खुशी के साथ अपने माहौल को बदल करके एक अच्छा संदेश, या कह सकते हैं समाज में सकारात्मक माहौल बना सकते हैं। हम देखेंगे आगे कि हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। जयशंकर प्रसाद की आत्मकथ्य कविता की कुछ पंक्तियां दी जा रही है। क्या पाठ में दी गई आत्म परिचय कविता से इस कविता का आपको कोई संबंध दिखाई देता है? ये आप स्वयं करें। यह आपके लिए है क्योंकि आप कक्षा 10th में जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित कविता का अध्ययन कर चुके हैं, जिसमें कवि जयशंकर प्रसाद ने अपने बारे में कुछ बताया है। बेशक मैं इस आत्मकथ्य कविता की इस पंक्तियों का आपके सामने वाचन जरूर कर सकती हूँ कि मधुप गुनगुना कर कह गाता कौन कहानी ये अपनी, उसकी स्मृति पाथे बनी है थके पथिक की पंथा की, सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की, छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूं, क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं, सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा, अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। ये जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित कविता आपने कक्षा 10th में पढ़ी होगी, और अगर आपने नहीं भी पढ़ी है तो आप इसको पढ़िए और इससे संबंधित आप सोचिए कि इन दोनों कविताओं में क्या अंतर हो सकता है, क्या समानता हो सकती है। इसी के साथ बच्चों हमारा आत्म परिचय से संबंधित प्रश्नोत्तर का ये सेशन समाप्त होता है। हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।